सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, और अगर तुमने देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लैंगजो ने ज़ियाओ एम्पायर के प्रिंस की वाइफ से फोर्सफुली सारी बातें निकलवा ली थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर कैसे ज़ियाओ कंट्री बाकी के दो कंट्रीज की दुश्मनी का टारगेट बन चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि नेंगजुआन के जाने के बाद यहाँ पर तांग यू यानी कि उस प्रिंस की वाइफ ने एक लेटर को लिखकर रेड बर्ड के जरिए प्रिंसेस वानियर को सब कुछ बता दिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर प्रिंसेस वानियर को असल में ज़ियाओ कंट्री के एम्प्रेस ने गोद लिया था। साथ ही हमें यहाँ पर प्रिंसेस वानियर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने रॉन्ग स्टेट के जो सेकंड प्रिंस है उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसी वजह से ज़ियाओ स्टेट पर रॉन्ग स्टेट बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एम्प्रेस यहाँ पर ज़ियाओ वानियर को इस कंट्री से दूर भेज देती है, लेकिन फिर अपनी मदर की मौत की वजह से यहाँ पर प्रिंसेस वानियर को वापस आना पड़ा और अब यहाँ पर वो अपने माँ के कातिलों को सबक सिखाने आई है। साथ ही वो यहाँ पर वुडो मास्टर से भी अपना बदला लेना चाहती है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ज़ियाओ स्टेट के आसपास कुछ असैसिन्स आ चुके हैं जो कि वेस्ट की तरफ से ही भेजे गए हैं, और वो लोग यहाँ पर ज़ियाओ वानियर को ही मारने के लिए आए हैं। और आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है, लेकिन तभी किसी बुरी सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है कि तभी यहाँ पर नेंगजुआन आ जाता है और आते साथ ही यहाँ पर प्रिंस को मेडिसिन सर्व करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस को याद आ जाता है कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था, जहाँ पर जैसे ही वो रेड बर्ड उस पर अटैक करने वाली थी हम देखते हैं कि यहाँ पर नेंगजुआन आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही प्रिंस को ये सब कुछ याद आ जाता है हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नेंगजुआन का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर नेंगजुआन प्रिंस से सवाल करने लगता है कि आपके इस मेंशन में बहुत सी मिस्ट्रीज और मास्टर्स दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सभी से छुपा कर रखा गया है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 20 दिन पहले का पास्ट बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर प्रिंस बताता है कि 20 दिन पहले हमने जो कुछ भी किया हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। जिस पर यहाँ पर नेंगजुआन पूछने लगता है कि एक बात बताओ, फिर आखिर तुम लोगों ने उसे जान से क्यों मारा? जिस पर हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि हमारे पास बहुत ही दशकों बाद एक ऐसा सुनहरा चांस आया जिसके जरिए से हम जिन किंगडम और रॉन्ग किंगडम के बीच पे पीस कायम कर सकते थे, जिससे हमारा ज़ियाओ स्टेट भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह सकता था। दोनों ही कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारी एम्प्रेस की वजह से बर्बाद हो गया। माना कि ज़ियाओ वानियर इस शादी से राजी नहीं थी, लेकिन एम्प्रेस को तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का साथ दिया, जबकि वो तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी खुशी के लिए हमारी इस पूरी कंट्री को ऐसी ट्रेजिडिक सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ पर नेंगजुआन कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब ज़ियाओ वानियर की वेडिंग से रिलेटेड है। जिस पर प्रिंस भी हाँ में जवाब देता है और फिर आगे बताता है कि यहाँ पर इस बड़े हमले की प्लानिंग 1 महीने पहले तक ही इन लोगों ने कर ली थी, जिसके बाद जिन किंगडम के लोगों ने शैतानी ताकतों का यूज करते हुए हमारी एम्प्रेस को मारना चाहा, जो कि यहाँ पर इस कंट्री में डिजास्टर लेकर आई थी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नेंगजुआन चौंक जाता है, कहने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने फैमिली मैटर में ऐसे इविल एनर्जीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? जिस पर हम देखते हैं कि वो प्रिंस कहने लगता है कि हमें खुद गॉड रियलम से ये ऑर्डर मिला था कि हम हमारी ओल्ड एम्प्रेस को यहाँ पर रास्ते से हटा दें। साथ ही बाकी के स्टेट्स ने भी हम पर दबाव बनाया, वरना वो लोग हमें भी उनके साथ ही जान से मार देते, और इसी वजह से हमें जिन किंगडम का साथ देना पड़ा। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि उस वॉर के बाद से यहाँ पर जिन किंगडम ने यहाँ पर ज़ियाओ कंट्री और उसके लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी ले ली है। इसी दौरान नेंगजुआन पूछने लगता है कि लेकिन तुम लोगों ने इस काम को कैसे किया? जिस पर वो बताने लगता है कि जिस रात ये हमला हुआ था उस रात ये लोग अपने साथ एक कैरेज में बड़े से पपेट को ले आए थे। साथ ही यहाँ पर एक वुडो मास्टर भी आया हुआ था, जो कि यहाँ पर उस पपेट को गॉड कहकर पुकारता था, और जिन किंगडम के लोग भी उसे बहुत ही ज्यादा मानते थे। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर बहुत से स्पेल को कास्ट किया, जिससे वो पपेट यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो गई और अपनी इविल एनर्जी का यूज करते साथ ही एम्प्रेस के रूम में एंटर हो गया और उनका काम तमाम कर दिया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस कहने लगता है कि लेकिन चाहे जो हो जाए हर कोई बस मुझे ही जज करेगा, लेकिन मैंने वही किया जो कि हमारे इस किंगडम के लिए बेहतर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेंगजुआन यहाँ पर प्रिंस से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी कर पाऊँ।
पाऊंगा, जो सुनकर प्रिंस भी खुश हो जाता है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके साथ शाओ यी भी सुबह सुबह पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है, जहाँ पर प्रिंस इन दोनों को जियाजी हॉल के बारे में बताने लगता है, जो कि हमारे इस इंपीरियल सिटी की एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर दशकों की हिस्ट्री जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ जानने को मिल जाएगा जो कि तुम जानना चाहते हो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंग चुआन की आंखें चमक उठती है। कहीं ना कहीं इसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे दिल में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भी मुझे यहाँ पर मिल जाए। जिसके बाद नैंग चुआन कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। जिस पर प्रिंस बताने लगता है कि यहाँ तुमने सही कहा, लेकिन ज़्याओ कंट्री ने इस जगह को 100 साल पहले ही खोज लिया था। इसी वजह से इस जियाजी हॉल में कुछ ऐसी इविल एनर्जीज भी है जो कि किसी का भी जान ले सकती हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर कीफेंग लेक को दिखाने लगते हैं और यहाँ पर वो प्रिंस आगे बताने लगता है कि हमारी ये कंट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे कर मरती जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैंग चुआन यहाँ पर वो जू चेंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो प्रिंस बताने लगता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल विच क्राफ्ट यूजर है और ऐसा कह सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारी ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि शाओ यी आगे आते हुए कहने लगते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बस किसी एक इंसान की लाइफ पर पूरी कंट्री का फेथ कैसे निर्भर हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नैंग चुआन उसे सिर पे मार कर चुप करा देता है। इसी दौरान वो प्रिंस आगे बताने लगता है कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो रेड फिनिक्स बर्ड भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही हमारे इस ज़्याओ कंट्री पर बिना सोचे समझे अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वुडो मास्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन वो फिनिक्स बर्ड भी यहाँ पर ओनरलेस था और उसने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर अटैक किया था, जिस वजह से वो वुडो मास्टर भी हेविली इंजर्ड हो चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आता है, जो कि आते साथ ही प्रिंस को मैसेज देते हुए कहता है कि यहाँ पर जनरल सॉन्ग आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंग चुआन वहाँ पर शाओ यी को लेकर आगे जाते हुए कहने लगता है कि मैं मेरी लिटिल सिस्टर के साथ इस पूरी जगह की पेट्रोलिंग करना चाहता हूँ। इसी दौरान वो प्रिंस पूछने लगता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, जिस पर यहाँ पर शाओ यी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नैंग चुआन उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है कि कुछ खास नहीं, हम दोनों मिलकर तो बस एक छोटे मोटे घोस्ट को वहाँ से प्यूरिफाई कर रहे थे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। जो कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रिंस को इन पर शक हो जाता है। जिसके बाद शाओ यी यहाँ पर पानी में देखते हुए कहने लगती है कि सभी लोग उस एम्प्रेस से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, न जाने वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। जिस पर नैंग चुआन कहने लगता है कि अगर तुम भी प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है कि तुम भी उसके लेवल तक पहुंच सकती हो। जो सुनकर शाओ ये यहाँ पर नैंग चुआन से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इनर स्पिरिट क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो इनर स्पिरिट का नाम लेती है, नैंग चुआन को वही ट्रॉमा हिट होता है जहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ में उसने देखा था कि उसके मास्टर ने उसके पेट में ही एक खंजर को डालकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैंग चुआन खो जाता है और शाओ यी उसे जगाने में लग जाती है। इसी दौरान जैसे ही शाओ यी को नैंग चुआन बताने लगता है कि असल में मेरी जो इनर स्पिरिट है वो अब नहीं रही, जिस पर शाओ यी हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इनर स्पिरिट है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इनर स्पिरिट ही नहीं है या तुम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि तभी यहाँ पर नैंग चुआन कहने लगता है कि हाँ, इसका मतलब ये कि जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है वो पूरी तरीके से ब्रोक हो जाएगा और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाऊंगा। जिस पर शाओ ये उसकी फिक्र करते हुए कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या इशू है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर ज़्याओ वर्नियर भी आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो मास्टर कहने लगता है कि ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत है ना, हम चाहे तो हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर चाय पी सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़्याओ वर्नियर कहने लगती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे आपकी ट्रू इंटेंशन का पता है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि मैं इस कुएं का राज जानती हूँ, क्योंकि ये हमारे कंट्री के हर एक जगह पर मौजूद है, तो आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो मास्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि आखिर इस अंडरग्राउंड के नीचे क्या मौजूद है। जिस पर ज़्याओ वर्नियर कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इसके नीचे एक ऐसा पावरफुल क्रिएचर मौजूद है जिसके जैसा पावरफुल क्रिएचर का सामना मैंने आज तक नहीं किया। जो सुनकर वो मास्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम ये भी जानती हो कि हमारे इस कंट्री की एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा मायने रखती है। जो सुनकर ज़्याओ वर्नियर कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी इस
कंट्री को इमॉर्टल्स ने ढूंढा है, ना कि डीमंस ने। इसी दौरान हमें नेंगचुआन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तक जितना कुछ हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग ज़्याओ कंट्री को माउंटेन्स के बीच में लोकेट होना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ शांति कायम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर xiao yi कहने लगती है कि पर मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर ज़्याओ कंट्री को इमॉर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया तो फिर किसने किया। जो सुनकर नेंगचुआन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब कि इस कंट्री को इमॉर्टल्स ने बिल्ड नहीं किया। जिस पर xiao yi उसके नाक पे मारती हुई कहने लगती है कि ब्रदर, क्या तुमने ये कहानी कभी नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें आज यहाँ पर सुनाती हूँ। जिसके बाद xiao ये बताने लगती है कि 500 साल पहले यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के बीच में बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और जो कि बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी से भरे हुए थे और वो लोग आते साथ ही पूरी जगह पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर दुनिया में बस कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि इन जैसे दानव को जान से मार सकते हैं। और इसी वजह से गॉड किंगडम के जो 12 लॉर्ड्स हैं वो लोग इन मॉन्स्टर्स का यहाँ पर सफाया करना चाहते थे, लेकिन वो लोग हेवन एंड अर्थ के लॉ से बंधे हुए थे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर अर्थ पर हो रही किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने कुछ गिने चुने और पावरफुल मैसेंजर्स को यहाँ धरती पर भेजा, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे जिन्होंने की आते साथ यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। जिसके बाद उन लेजेंडरी मैसेंजर्स ने यानी कि उन इमॉर्टल्स ने यहाँ पर एक नेशन को फाउंड किया। लेकिन फिर 100 साल पहले उनमें से एक मॉन्स्टर यहाँ से जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। इसी वजह से सारे इमॉर्टल्स उसके पीछे लग गए ताकि उसे पकड़कर जान से मार सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया और उस मॉन्स्टर की बॉडी यहाँ पर जो करंट माउंटेन ताई है उसके नीचे आकर पूरी तरीके से कुचल गई। और इसी के बाद से ही इमॉर्टल्स ने हमारे इंपीरियल सिटी को उसी माउंट ताई के ऊपर बसाया और 4 रियलम के कुछ पावरफुल ट्रेजर का यूज करके इस इंपीरियल सिटी को प्रोटेक्ट किया। और बस तब से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वानिर से कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर इसके नीचे कितना पावरफुल मॉन्स्टर छिपा हुआ है तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ था। जिस पर वानिर कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे कुछ नहीं पता? यहाँ पर ज़्याओ कंट्री पे जो मैन मेड फ्लड आया है, आपको क्या लगता है कि क्या मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है? जिस पर उसका मास्टर कहने लगता है कि जिस मॉन्स्टर की बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा फेथ उसी से जुड़ा हुआ है और कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जिस पर हम देखते हैं कि वानिर उसे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर यहाँ पर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा जो इंपीरियल सिटी है वो हमारी आखिरी उम्मीद है और ये मत कहना कि तुम अपने माँ के बदले के लिए इस पूरी ज़्याओ कंट्री को ही दांव पर लगाने वाली हो। मत भूलो कि अगर इंपीरियल सिटी का कोई ओनर ही नहीं बचेगा तो उस मॉन्स्टर को कभी कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस पर ज़्याओ वानिर कहने लगती है कि मैं ज़्याओ कंट्री में वापस जा रही हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो कुएं में कूद जाती है कि तभी यहाँ पर पीछे से एक सर्वेंट आने लगता है और आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर वो चीज गायब हो चुकी है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो मास्टर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वहाँ पर घबराते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें नेंगचुआन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जान के कहने लगता है कि अच्छा तो ये है इस कंट्री का ट्रू फाउंडेशन। जिस पर xiao ये उससे कहने लगती है कि ब्रदर मुझे एक बात बताओ, जैसा कि लेजेंड से हम सुनते आए हैं कि उस कहानी के मुताबिक जिस जमीन पर हम आज खड़े हुए हैं उसके नीचे वो मॉन्स्टर कैद है। क्या हो अगर वो मॉन्स्टर आजाद हो जाए? यहाँ पर ये दोनों ये बात कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से एक फ्लाइंग कैरेज के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बैठ कर जा रही थी, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर और उसके गार्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही उसकी नजर भी उस लड़की पर जाती है तो वो उसके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस लड़की का नाम लू जिया जिया है, जिसे कि सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड लू फेंग के नाम से उसे पुकारते हैं। यहाँ पर हम उसी रेड बर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो सभी पर नजर रखे हुई थी, जिसे कि वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और फिर वो लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहाँ पर वो आते साथ ही यहाँ पर जनरल सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द उस हॉन्टेड इलाके पर ले चलो। जो सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर इस बात से खुश नहीं होता,
इसी दौरान हमें वापस से लेंग चुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शाओ यी से बताने लगता है कि असल में जिसे अभी हमने देखा ये जरूर आउटसाइड वर्ल्ड की कोई इमॉर्टल मास्टर होगी, जो भी शायद यहाँ का जायजा लेने के लिए आई है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी वुडो मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बैम्बू स्क्रोल को ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे उसका सर्वेंट ये सुनता है तो वो कहने लगता है कि पर जियान त्यांगज़ान तो हमारी स्टेट में मौजूद ही नहीं, तो आखिर वो हमारे मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकता है। जिसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री में से एक इमॉर्टल मास्टर यहाँ पर आ चुकी है, और जो बताते साथ ही वो बूढ़ा मास्टर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन्हीं दो असैसिन्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर उसका सर्वेंट बताने लगता है कि हाँ वो दोनों अपने काम पर लग चुके हैं, और जैसे ही ज़ाओ वानर इस कंट्री के बाहर कदम रखेगी तो वो सारे असैसिन्स उसका काम वहीं पर तमाम कर देंगे। जिस पर वो बूढ़ा मास्टर कहने लगता है कि हाँ इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर वो मेरे सामने ही आ जाए और मैं उसका काम यहीं पर तमाम कर दूं। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर वानियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी कुएं के अंदर होती है, जो कि तेजी के साथ पानी की गहराइयों में जा रही होती है, और उसके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, जिनका कि वो बहुत ही अच्छे से सामना करते हुए आगे बढ़ती है। इसी दौरान वो पानी के बहुत ही गहराइयों में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा जायंट स्टैचू उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ वानियर यहाँ पर नहीं रुकती, वो वहाँ पर अपने उसे अम्ब्रेला का यूज करते साथ ही उसे चकमा देकर उसके नीचे से रवाना हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने एक जायंट सा गेट होता है, जो कि यहाँ के पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। साथ ही उस पर बहुत से स्पेल्स भी लगे हुए थे, ताकि कोई बाहरी इंसान आकर यहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ वानियर उसके अंदर एंटर हो जाती है, जो जगह पूरी तरीके से ड्राई थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जगह असल में इंपीरियल सिटी का अंडरग्राउंड पैलेस है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ वही बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने मौजूद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ज़ाओ वानियर उस जगह पर कदम रखती है तो वहाँ पर जो बेड़ियां थी उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही ज़ाओ वानियर यहाँ पर उस मॉन्स्टर के करीब जाकर खड़ी हो जाती है, हम देखते हैं कि अपने सामने किसी के प्रेजेंस को फील करते साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है, और जैसे ही वो ज़ाओ वानियर को अपनी नजरों के सामने देखता है उसे उसका बचपन याद आता है, और फिर वो कहने लगता है कि छोटी बच्ची ये तुम ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ वानियर यहाँ पर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, वो उससे कहने लगती है कि तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। जो सुनकर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सालों से यहाँ पर कैद था। जिसके बाद ज़ाओ वानियर अपनी मदर का पूछने लगती है, जो सुनते साथ ही यहाँ पर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सारी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स लगे थे वो उससे यहाँ पर कंट्रोल करने में लग जाती है, और फिर वो मॉन्स्टर गुस्से भरी आवाज में कहने लगता है कि तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम भले ही उसकी बेटी हो लेकिन तुम उसके जितनी पावरफुल नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम सारी जिंदगी भी लगा दो प्रैक्टिस करने में, लेकिन तुम फिर भी अपनी मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ाओ वानियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर वो घूरते हुए उस मॉन्स्टर से कहने लगती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जिस पर वो मॉन्स्टर भी गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने आई हो। ये कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है कि तभी यहाँ पर ज़ाओ वानियर कहने लगती है कि मैं यहाँ से तुम्हें आजाद कराने के लिए आई हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रेजर्स जो कि यहाँ पर उसके पावर को सप्रेस करने में लगे हुए थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम वानियर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने शील्ड से खुद को उस डिमोनिक ऑरा से बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर गुस्से भरी निगाहों के साथ उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ जिसे कि तुम यहाँ से आजाद करने का सोच रही हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके पावर से ही वानियर पीछे की तरफ धकेली जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, तुम बस एक ऐसे मॉन्स्टर हो जिसे कि यहाँ पर ट्रैप करके रखा गया है और वो मेरी हेल्प के बगैर यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर वो मॉन्स्टर वहाँ की बेड़ियों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं वो मैसेंजर हूँ जिसे कि गॉड ने यहाँ पर धरती
पर भेजा था और तुम लोगों ने जिसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर ज़ियाओ वानियर कहने लगती है कि यहाँ पर ये जो 6 पैलेस ऑफ डेस्टिनी है उसी में ही तुम्हारी 6 सोल्स को कैद करके रखा हुआ है और अगर मैं चाहूँ तो उनमें से एक को इसी वक्त आजाद करके तुम्हें लौटा सकती हूँ। जो सुनकर उस मॉन्स्टर की आंखें चमक उठती है और वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास वो चाबी मौजूद है जिससे कि इन्हें आजाद किया जा सकता है। जिस पर वानियर बताने लगती है कि मेरे पास 6 में से 4 चाबियां मौजूद है। जिस पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं वो जीव हूँ जो एक बार आजाद हो जाए ना तो पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख सकता है। जिस पर ज़ियाओ वानियर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर कैद होकर रह गया है। जिस पर वो मॉन्स्टर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझे एक बार आजाद कर दिया तो मैं अपनी बाकी के सोल्स को भी यहाँ से अपने आप ही आजाद कर लूंगा। तुम मेरे जैसे एक मॉन्स्टर की मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पर ज़ियाओ वानियर अपने पीछे से एक चीज को निकालती हुई कहने लगती है कि मुझे बस तुम्हारी पावर चाहिए जिसकी मदद से मुझे अपना बदला लेना है। यहाँ पर ज़ियाओ वानियर के इस एक खतरनाक से लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।